हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 9। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का 9वां वीडियो है। और इससे पहले 8 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। आज का हमारा टारगेट क्या है बेटे? आज हम पढ़ेंगे उपसहज संयोजन यौगिक वाले चैप्टर के एनसीईआरटी के उदाहरण। तो बेटे हमारा जो यूनिट नंबर 9 है उपसहज संयोजन यौगिक, उस चैप्टर में जो एनसीईआरटी की बुक में उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो बेटे, हम करेंगे सबसे पहले उदाहरण नंबर 1। हालांकि ये पहला उदाहरण मैंने बेटे थ्योरी पढ़ाते हुए भी आपको करा दिया था, पर आज भी थोड़ा सा मैं इसे समझाऊंगा। ठीक है बेटे, देखो ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 1, जलीय विलयनों में किए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर निम्न यौगिकों में धातुओं की द्वितीयक संयोजकता बतलाइए। हमें ये यौगिक दे रखे बेटे, और इन यौगिकों में बता रखा कि आधिक्य में AgNO3 मिलाने पर अवक्षेपित AgCl के मोल, कि AgNO3 मिलाने पर कितने AgCl बने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको समझना है। हालांकि बेटे मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी आपको समझा रखा है, फिर भी आप समझ लो। जैसे इन्होंने दिया है, सबसे पहले क्या दिया है इन्होंने? सबसे पहले दिया PdCl2 इंटू 4NH3। इसमें कितने AgCl मिलते हैं? 2। देखो, PdCl2 इंटू 4NH3 है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझा दूं। PdCl2 इंटू 4NH3, ये तो हमारा उपसह संयोजक यौगिक है। और कितने AgCl मिलते हैं? 2 AgCl मिलते हैं। यानी कि हमें AgNO3 कितने लेने पड़ेंगे? 2 AgNO3 लेने पड़ेंगे। 2 सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन होगी। ऐसा करने पे क्या होगा? 2 Cl और 2 Ag, ये तो बेटे दोनों Cl और ये दोनों Ag, ये निकल जाएंगे 2 AgCl के फॉर्म में। थोड़ा ध्यान से समझियो। हमारे पास क्या बचेगा? Pd बचेगा, 4 NH3 बचेंगे। ये लिख दिया मैंने, नीचे लिख दूं चलो। Pd बचेगा, 4 NH3 ये लिगेंड्स हैं, ये बचेंगे। और बेटे 2 NO3 आ जाएंगे इसकी जगह, तो मैं लिख सकता हूं 2 NO3, या NO3 का आप लिख सकते हो होल ट्वाइस, इस तरीके से। मतलब यहां केवल आपको एक बात समझनी है। एक बात ये समझनी है कि हमारा जो यौगिक था उपसह संयोजक यौगिक, उस उपसह संयोजक यौगिक में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताएं मिला के कितनी संख्या हमें मिल रही थी? देखो, 2 तो संयोजकता ये है और 4 ये है। 4 और 2 6, यानी कि 6 संयोजकता तब है जब इसमें प्राथमिक संयोजकता भी है और द्वितीयक संयोजकता भी है। प्राथमिक संयोजकता वो होती है जो बॉन्ड टूट जाता है, जिसे आप डॉटेड लाइन से दिखाते हो। वर्नर का सिद्धांत पढ़ा था ना बेटे हमने, वर्नर थ्योरी। देखो इसमें कितने बॉन्ड टूटे हैं? देखो 2 बॉन्ड तो ये थे और 4 ये थे। 4 और 2 6, यानी पीडी के ऊपर 2 तो Cl जुड़े हुए थे, 4 जुड़े हुए थे NH3। तो टोटल कितने आयन जुड़े हुए थे या कितने स्पीसीज जुड़े हुए थे? 4 और 2 6 जुड़े हुए थे। 6 में से कितने अलग हुए हैं? 6 में से कितने अलग हुए हैं? 2। 2 अलग हुए हैं। देखो ये दोनों Cl Ag के साथ जुड़ के बाहर निकल गए। तो जो अलग हुए हैं उन्हें कहते हैं हम प्राथमिक संयोजकता। ध्यान से सुन लो बेटे, ये इधर जितनी भी दे रखी हैं, ये सब उन लिगेंड्स की संख्या या उन आयनों की संख्या या उन स्पीसीज की संख्या है जो केंद्रीय धातु परमाणु से अलग हो गई हैं जल अपघटन करने पर, यानी कि पानी में घोलने पर। ये जो आपने लिख रखा ना आधिक्य में AgNO3 मिलाने पर, ये सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन है। तो हमें पता है कि 2 तो उस पे Cl जुड़ रहे थे, 4 उस पे जुड़ रहे थे NH3, तो 2 और 4 6, टोटल 6 स्पीसीज उसके ऊपर जुड़ रही थी। किसके ऊपर? पीडी यानी पैलेडियम के ऊपर।
6 स्पीसीज में से कितनी अलग हुई? 2 अलग हुई, यानी 2 जुड़ रही थी प्राथमिक संयोजकता से। किससे जुड़ रही थी बेटे? प्राथमिक संयोजकता से जो 2 जुड़ रही थी। तो 6 में से 2 गया, 6 थे ना, 2 तो ये थे, 4 ये थे, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा बेटे? 6 में से 2 गया 4। तो मैं उत्तर नंबर 1 में लिखूंगा 4। इसका मतलब ये है कि ये जो यौगिक दे रखा है PdCl2 इंटू 4NH3, इसकी प्राथमिक संयोजकता तो 2 है और द्वितीयक संयोजकता इसकी पूछी थी, वो मैंने लिख दिया, कितनी है बेटे? 4। वास्तविकता में जब हमें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं का ज्ञान हो जाता है तो हम उसका आधुनिक सूत्र भी लिख सकते हैं। इसका हमें पता चल गया ये तो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए हैं दोनों, क्योंकि 2 AgCl मिले हैं ना, आपको यहाँ लिखा है AgCl के कितने मोल मिलेंगे? 2। तो ये तो जुड़े हुए हैं प्राथमिक संयोजकता से और ये चारों NH3 जुड़े हैं द्वितीयक संयोजकता से, यानी कि ये लिगेंड्स का काम कर रहे हैं चारों NH3। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखना जरा ध्यान से आप, हम लिख सकते हैं PD, ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है, द्वितीयक संयोजकताओं से चारों लिगेंड्स ये जुड़े हुए हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ NH3 का होल 4 और ब्रैकेट के बाहर ये प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए दोनों Cl, तो यहाँ लिखूंगा Cl2। तो ये इसका आधुनिक सूत्र है बेटे। क्या है? आधुनिक सूत्र। और वर्नर ने इस तरीके से समझाई थी ये बात कि आप, अब तो हम ऐसे लिखते हैं किसी भी संकुल यौगिक को या संकर यौगिक को या उपसह संयोजक यौगिक को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को या जटिल यौगिक को, और पहले वर्नर ने ऐसा बताया था कि ऐसा लिखना चाहिए। बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सी प्राथमिक संयोजकता है, कौन सी द्वितीयक। यहाँ जो दी हुई है प्राथमिक संयोजकताएं हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप टोटल संयोजकता देख लो कितनी है और उसमें से ये वाली प्राथमिक संयोजकता घटा दो, जो संयोजकता बचेगी वो आपकी द्वितीयक संयोजकता होगी। जैसे 2 तो Cl है, 4 NH3 है, तो 2 और 4 6, टोटल संयोजकता 6 है। इसमें कुछ प्राथमिक है 6 में और कुछ द्वितीयक है। प्राथमिक संयोजकता यह लिख दी, तो 6 में से 2 गए 4, तो द्वितीयक संयोजकता हमें पूछी है तो 4 है। अब इसे देखो जरा, इसमें कुल संयोजकता कितनी है? 2 तो ये है और 6 जल के अणु है, 6 और 2 8। 8 में से प्राथमिक संयोजकता कितनी है? 2। प्राथमिक संयोजकता 2 है तो 8 में से 2 गए 6, तो द्वितीयक संयोजकता 6 होगी। हम यहाँ उत्तर 6 लिखेंगे। ठीक है बेटे, यानी कि यहाँ जो है, यहाँ भी ये दोनों Cl निकल जाएंगे Ag के साथ, 2AgCl ही बनेगा, जैसे मैंने एक करके दिखाया है आपको रिएक्शन। इसमें देखो PtCl4 इंटू 2HCl, 2 तो Cl है, 2 HCl है, तो सॉरी 2 नहीं है तो 4 है बेटे, Cl4 है ना, 4 और 2 6, टोटल संयोजकता 6 है और प्राथमिक संयोजकता है 0, तो 6 में से 0 गए 6, यानी द्वितीयक संयोजकता 6 है, क्योंकि प्राथमिक संयोजकता 0 है। टोटल संयोजकता पता चल रही कि Cl तो है 4 और HCl है 2। अब इस पे आ जाओ आप, इसमें Cl कितने हैं? 3 और NH3 कितने हैं? 4। 4 और 3 7, टोटल संयोजकता 7 है। प्राथमिक संयोजकता कितनी है? 1, तो 7 में से 1 गया 6, यानी द्वितीयक संयोजकता 6 होगी। कितनी होगी द्वितीयक संयोजकता? 6। इसे देखो जरा, PtCl2 2NH3, 2 तो यदि संयोजकता और 2 है एमीन वाली, टोटल संयोजकता 4 है और प्राथमिक संयोजकता कितनी है? 0, तो 4 में से 0 गया 4। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपको समझ के करना है। यहाँ प्राप्त या अवक्षेपित AgCl के जो मोल होते हैं ना, उनसे पता चलता है प्राथमिक संयोजकता का। टोटल संयोजकता में से आप प्राथमिक संयोजकता जब घटाओगे तो आपको द्वितीयक संयोजकता मिल जाती है, और इसका कारण मैंने थ्योरी में बेटे बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। ठीक है बेटे, अब आ जाओ आप यहाँ उदाहरण नंबर 2 पे। पहला तो उदाहरण हो गया, निम्नलिखित उप सह संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। इनके हमें सूत्र लिखने हैं, और बेटे मैंने आपको सिखाए थे सूत्र लिखने भी। अब हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो अब मैं बहुत फास्टली भी कर सकता हूँ, वैसे आपको समझाऊंगा सब कुछ। देखो जरा क्या कहा इन्होंने, टेट्रा तो एमीन है, टेट्रा माने 4, एमीन माने NH3, तो मैं लिखूंगा यहाँ लिख रहा बेटे NH3 है, कितने हैं NH3? 4, ये लिख दिए। एक्वा, एक्वा तो अकेला ही है, एक्वा का मतलब H2O, लो अकेला है H2O। क्लोराइडो, क्लोराइड ये लिख दिया Cl। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट ये लिख दिया, लो कोबाल्ट है।
थर्ड का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, और क्लोराइड है तो ब्रैकेट में बंद करके बाहर लिख दो Cl। अब यहाँ बच्चों को समस्या आती है कि सर Cl के नीचे यहाँ क्या लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं या एक ही रहने दूं। तो मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ आप x लिख लो, x, और अभी हम x का वैल्यू निकाल लेंगे क्या आएगा। मुझे यूं बताओ, Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1, H2O की कितनी होती है, 0, NH3 की कितनी होती है, 0। ये सब क्लास 11th में आपने पढ़े हैं। क्लास 11th में आपको सिखाया गया था ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। उसमें बताया था कि Cl 7वें वर्ग का है। जब Cl 7वें वर्ग का है तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा 1 इकाई ऋण आवेश, इसलिए Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। और H2O एक स्वतंत्र अणु है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। NH3 भी एक स्वतंत्र अणु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होती है। और Cl की तो अभी बताई -1 होती है। जो अणु होते हैं ना, जैसे H2O जल एक अणु है, अमोनिया एक अणु है, तो अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या बेटे 0 होती है, क्योंकि किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। और अणु के ऊपर तो बेटे कोई आवेश होता ही नहीं है, और जब अणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है तो हम मानते हैं कि अणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। अब हमें यहाँ दिक्कत यह है कि यार x की जगह क्या लिखें हम, अभी बता दूंगा मैं क्या लिखेंगे। देखो बेटे, कोबाल्ट +3, मैं यहाँ थोड़ा सा रफ काम कर लूँ, इधर इधर कर रहा रफ काम। कोबाल्ट तो है +3 प्लस, Cl है -1, एक Cl है -1 वाला, ठीक है। H2O है 0, ये लिख दिया मैंने, H2O की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, प्लस 4 हैं NH3 0 वाले, 4 हैं NH3 0 वाले, ठीक है बेटे। X हैं Cl -1 वाले, तो प्लस करके X हैं Cl -1 वाले इज इक्वल टू 0। बेटे ये तो 0 है और ये भी 0 है, ये तो प्लस का 3 है, और प्लस माइनस माइनस का ये क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस और माइनस माइनस x एकम x इज इक्वल टू 0। अब बताओ, प्लस के 3 हैं और बेटे माइनस का 1 है, तो क्या बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे, -x इज इक्वल टू 0। तो बताओ माइनस का x इज इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 नहीं हो जाएगा क्या, और बेटे माइनस से माइनस कट जाएगा। इसका मतलब हमें पता चला कि x की वैल्यू आई है 2, क्या आई है 2। तो यहाँ x को आप मिटा दोगे फिर, ठीक है, या फिर आप x को लिखियो ही ना, मैं तो चौक से लिख रहा, मिटा सकता हूँ, आप पेन से लिखोगे तो x की जगह आपको 2 लिखना है। अब सब बैलेंस है, देखो किस तरह है भाई, प्लस कितना है 3, भाई प्लस का 3 है तो 0 इन्होंने देखने की जरूरत ही नहीं, प्लस का है 3 आवेश, माइनस का देखो, माइनस का 1 और माइनस के 2 एकम 2, -2 और -1 माइनस का 3 और प्लस का भी 3, तो कुल मिला के 0 ही तो आया। सबके ऊपर आवेश, इनके कुल आवेश 0 है, और 0 यदि आ गया तो इसका मतलब आपका फार्मूला बिल्कुल सही है, सूत्र बिल्कुल सही है, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है, हालांकि मैंने प्रैक्टिस करा रखी है आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी। अब इसे देखो आप, पोटेशियम पहले ही बोल दिया तो मैंने लिख लिया यहाँ पोटेशियम, यहाँ टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, यानी कि OH हैं कितने, 4 हैं, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, जिंकेट Zn, सेकंड का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। अब देखो, यूं बताओ मुझे कि यहाँ क्या लिखना चाहिए, x मान लूं मैं, OH का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1, K का कितना होता है +1, तो x ही तो निकालना आपको। x तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, कुछ बच्चे तो इसे मौखिक रूप से ही बता देंगे कि x की जगह क्या लिखना चाहिए हमें। बेटे x हैं K +1 वाले, यहाँ करके दिखा दूं, x हैं K +1 वाले, प्लस, ध्यान से देखियो, एक है जिंक +2 वाला, एक है जिंक +2 वाला, ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे सीधा +2 लिख देते हो आप। 4 हैं OH -1 वाले, ये लिखा 4 हैं OH -1 वाले इज इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करोगे ये तो x रहेगा, और ये रहेगा प्लस का 2, और ये रहेगा प्लस माइनस माइनस, और 4 एकम 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x
भाई प्लस के 2 हैं, माइनस के 4 हैं, तो माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ लिख दूं क्या? x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस के 2। यानी कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? x की जगह आपको लिखना पड़ेगा 2। क्या लिखना पड़ेगा बेटे? 2। अब देखो, यूं देखो, ध्यान से देखियो, प्लस के तो 2 आवेश है और प्लस का 2 ये है, तो प्लस के 4 हो गए आवेश। और देखो 4 एकम 4, माइनस के भी तो 4 हैं, तो कुल मिला के 0 आ रहा है। इसका मतलब के नीचे 2 लिखा जाना है। अब आ जाओ, इसे पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। पोटेशियम है तो मैं शुरू में लिखूंगा के, ट्राई ऑक्सीलेटो 3 ऑक्सीलेट हैं, C2O4 होता है ऑक्सीलेट, और कितने हैं? 3 हैं। एल्यूमिनेट यहां लिख दिया एल्यूमिनियम, एल है बेटे एल। थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा +3। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीलेट का तो पता है आपको -2 होता है, ऑक्सीलेट आयन ऐसा होता है बेटे COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये है ऑक्सीलेट आयन। तो बताओ इसके ऊपर कितना आवेश है? इसके ऊपर बेटे माइनस का 2 ही तो आवेश है, इसलिए मैंने लिखा -2। के का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1, तो यहाँ x लिखना है हमें। तो एक तो है x तो है k +1 वाले। कहाँ करूं इसे सॉल्व? इसे यहाँ कर लूंगा बेटे, यहाँ इस बॉक्स में कर लूंगा। चलो, नोट्स बनाते हुए ध्यान रखनी है आपको बात, ये मैंने रफ काम कहाँ कहाँ करे हैं। ये रफ काम है, ये कर दिया मैंने क्रॉस, और ये समझाने के लिए लिखा है तो आपको, और ये भी रफ काम में करूंगा, इसे भी मैंने क्रॉस कर दिया। लो अब देखो, x तो है k +1 वाले, ये लिख दिया x है k +1 वाले, प्लस एक है एल्यूमिनियम +3 का, बस सीधा +3 लिख दूं यहाँ, प्लस 3 है ऑक्सीलेट -2 वाले, लिख दिया 3 है ऑक्सीलेट -2 वाले इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया x, ये हो गया प्लस का 3 और प्लस माइनस, -3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। तो कितने बचेंगे? प्लस के 3 है, माइनस के 6 है, तो माइनस के 3 बचेंगे। और आपको पता है कि माइनस के 3 उधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के 3। यानी कि यहाँ x की जगह हमें क्या लिखना चाहिए? इस x को मैंने मिटा दिया और इस x की जगह मुझे लिखना चाहिए 3। अब सब कुछ संतुलित हो चुका है, आप देख सकते हो कैसे। देखो प्लस के 3 और प्लस के 3, प्लस के 6 और 3 दूनी 6, माइनस के 6, बैलेंस है बिल्कुल एकदम। तो इस तरीके से आपको बेटे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन कराऊं, फिर इसी के कुछ पार्ट रह गए वे भी कराने हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे, ये जो दूसरे उदाहरण के ही 2 क्वेश्चन, 2 पार्ट और बच गए थे, इन्हें देख लो जरा क्या क्या है। इन्होंने कहा डाई क्लोराइडो, तो 2 तो क्लोराइड है, यहाँ लिख दूं मैं, ये लिख दिया डाई क्लोराइडो। 20 इथाइलिन 1,2 डाईइन, 20 माने 2 हैं, इथाइलिन 1,2 डाईइन, तो होल ट्वाइस लिखूंगा मैं बेटे। इथाइलिन डाईअमीन कह दो या इथेन 1,2 डाईइन कह दो, EN से इसे लिखा जाता है। कोबाल्ट थर्ड, तो केंद्रीय धातु परमाणु तो यहाँ लिखोगे, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना दे रखा है? इसका दे रखा है 3rd, तो मैंने लिख लिया समझने के लिए +3। देखो डाई क्लोराइडो, 2 क्लोराइड हो गए, 20 माने 2 हैं, इथेन 1,2 डाईइन, इथेन 1,2 डाईइन को EN का होल ट्वाइस लिख दिया हमने। कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु ये लिख दिया, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, ये लिख दिया ऊपर। अब आपको देखना है कि क्या इस पूरे यौगिक के ऊपर कोई आवेश आएगा। देखो कैसे पता चलेगा भाई, Cl की ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 होता है, आपको पता है। तो बेटे प्लस के तो 3 हैं और माइनस के 2 हैं, इथाइलिन डाईअमीन पे तो 0 होता है आवेश, कोई आवेश ही नहीं होता इसके ऊपर। तो प्लस के तो 3 हैं, माइनस के 2 हैं, तो प्लस का 1 बचेगा। तो इसका मतलब इसके पूरे के ऊपर जो आवेश होगा वो प्लस का 1 होगा। इसके बराबर होगा बेटे, प्लस के 1 के बराबर होगा इसके पूरे के ऊपर आवेश। ये चीज बेटे आपको बिल्कुल समझनी है, ठीक है बेटे। कितना होगा इसके ऊपर आवेश? प्लस का 1। अब देखो नंबर 5, टेट्रा कार्बोनिल निकिल सेकंड। टेट्रा कार्बोनिल, 4 तो कार्बोनिल हैं,
ये लिख दिया हमने, 4 हैं कार्बोनिल। ठीक है। निकिल 0, निकिल केंद्रीय धातु परमाणु है और ऑक्सीडेशन नंबर इसका है 0, ये लिख दिया मैंने 0। तो मुझे बताओ कार्बोनिल का तो बेटे खुद 0 होता है, जब इसका खुद 0 है तो 0 0 0 ही रहेगा। इसका मतलब ये फार्मूला ऐसा ही बनेगा, NiCO4। इसमें बाहर वाला हिस्सा कोई भी आयनिक मंडल का इन्होंने नहीं दिया है। टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, तो टेट्रा तो कार्बोनिल है, निकिल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है बेटे। अब आ जाओ आप उदाहरण नंबर 3 पे। उदाहरण 3 में कहा है निम्नलिखित उप सह संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखे हैं। देखो इसमें तो कोई आयनिक मंडल नहीं है, जब आयनिक मंडल नहीं है तो लिगेंड्स का नाम लिखना है। लिगेंड्स में आपके पास एमीन है, क्लोराइडो है और नाइट्रो है। एमीन ए से शुरू होता है, क्लोराइडो सी से शुरू होता है, नाइट्रो एन से। तो पहले ए वाले को लिखेंगे, फिर सी वाले को लिखेंगे, फिर एन वाले को। तो यूं बताओ एमीन कितने हैं? 2 हैं, तो हम लिखेंगे डाई एमीन। क्या लिखेंगे बेटे? डाई एमीन। फिर क्लोराइडो तो एक ही है, ये लिख दिया क्लोराइडो, डाई एमीन क्लोराइडो। और ये क्या है? नाइट्रो, नाइट्रो ही तो है, डाई एमीन क्लोराइडो नाइट्रो। और ये क्या है? प्लेटिनम, केंद्रीय धातु परमाणु है प्लेटिनम। और यहां लिखनी है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। मुझे यूं बताओ बेटे, NH3 पे तो 0 होता है, Cl पे होता है -1 और इसके पास भी होता है -1। तो -1 और -1 -2, -2 को कैंसिल करने के लिए इसे +2 होना पड़ेगा प्लेटिनम को, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो 0 होती है। तो इसलिए यहां हम ब्रैकेट में लिखेंगे सेकंड। क्या लिखेंगे बेटे? सेकंड लिखेंगे। तो इसका नाम हुआ डाई एमीन क्लोराइडो नाइट्रो प्लेटिनम सेकंड। ठीक है। अब इधर आ जाओ, इस पे आपको पता है कि पोटेशियम लिखना पड़ेगा सबसे पहले। पोटेशियम आ रहा तो हमने लिख दिया पोटेशियम, ये लिख दिया पोटेशियम। अब आ जाओ उपसह संयोजक मंडल पे। ट्राई ऑक्सीलेटो है, ट्राई माने 3 है, कौन है 3? ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। ठीक है। ये क्या है? क्रोमियम लिखूं या क्रोमेट लिखूं, यूं बताओ। ये बाद वाले ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये ऋणायनिक संकर है। और ऋणायनिक संकर में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाद में 8 लगाना चाहिए, ये नियम सिखाया था ना। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रोमेट और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे इसका। देखो +1 होता है ना, -2 होता है ना, तो देखो माइनस का तो 3 दूनी 6 और प्लस का 3, तो माइनस का 6 है, प्लस का 3 है, तो माइनस का 3 बचेगा। माइनस के 3 को खत्म करने के लिए इसे कितना होना पड़ेगा? प्लस का 3 होना पड़ेगा। तो यहाँ हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे थर्ड। जब हम स्टॉक पद्धति का प्रयोग करते हैं तो बेटे स्टॉक पद्धति में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बेटे किसमें लिखी जाती है? रोमन पद्धति में लिखी जाती है, जैसे यहाँ लिखी है। इस पे आ जाओ जरा। इसमें पहले इसका नाम लिखना और इसमें पहले लिगेंड्स। ये तो है क्लोराइडो और ये है इथाइलिन डाइअमीन। तो बताओ क्लोराइडो तो C से शुरू होता है, इथाइलिन डाइअमीन E से शुरू होता है। तो पहले C वाला लिखूं या E वाला? आप कहोगे सर C वाला लिखो, ABCD में C पहले आ रहा, तो डाई तो लिखूंगा क्लोरो, डाई क्लोराइडो लिख दो। चलो क्लोरो लिख दो या क्लोराइडो, बाद में O आना चाहिए। डाई क्लोराइडो। और इसे तो डाई नहीं लिख सकते, इसे तो 20 लिखना पड़ता है, आपको पता है। 20 इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? कोबाल्ट है। कोबाल्टेट नहीं लिखना है क्योंकि धनायनिक संकर है। जब कहीं ब्रैकेट पहले होता है ना तो धनायनिक संकर होता है, ब्रैकेट बाद में होता है तो ऋणायनिक संकर होता है। और जिसमें केवल ब्रैकेट ही ब्रैकेट होता है, जैसे इसमें और इसमें, उसे कहते हैं उदासीन संकर। तो धन आयनिक संकर और उदासीन संकर में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम सामान्य रूप से ही लिखा जाता है, पर ऋणावेशित संकर में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में 8 जोड़ देते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है, यहाँ ये था, ये लिखा है क्रोमेट, इसमें तो हमने कोबाल्ट ही लिखा सामान्य रूप से। क्या लिखा है बेटे? कोबाल्ट।
अच्छा, डाई क्लोराइडो बिस इथाइलेट डाईअमीन कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख दो यहाँ। देखियो बेटे, हमने लिखा डाई क्लोराइडो, ठीक है, डाई क्लोराइडो है, बिस इथाइलेट डाईअमीन है, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना बैठेगा इसका। ये -1 है, ये भी -1 है, ये 0 है, तो -2 और -1, -3, -3 को खत्म करने के लिए ये हो जाएगा +3, तो यहाँ लिखेंगे हम थर्ड। ठीक है बेटे, अब हो गया पूरा, ये छूट गया था ना, वो ध्यान नहीं रहा था। ठीक है, अब देखो इसे जरा, यहाँ देखेंगे हम। सबसे पहले मैं बताऊं कार्बोनेटो लिखूं या एमीन लिखूं। ए से एमीन शुरू होता है तो पहले एमीन लिखना चाहिए। कितने एमीन हैं? 5, तो हम लिखेंगे पेंटा एमीन। क्या लिखेंगे? पेंटा एमीन। और ये लिखेंगे कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर और क्लोराइड। पहले पूरा नाम ही लिख लें, फिर लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड। एमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और इसका होता है -2। ठीक है, कैसे पता चला मुझे देखिए जरा। मुझे ऐसे पता चला कि जब मैं CO3 का कोई यौगिक लिखता हूं ना, तो Na2CO3 मेरे दिमाग में आता है। मुझे CO3 का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है ना, तो CO3 जब आयनों में टूटता है तो कैसे टूटता है? 2 तो बनते हैं Na पॉजिटिव और 1 बनता है CO3 डबल नेगेटिव, क्योंकि 2 इकाई धनावेश है तो 2 इकाई ऋणावेश भी आना चाहिए। इस तरह आपको पहचान करनी चाहिए बेटे। क्या करनी चाहिए? पहचान। तो इसलिए हमने लिखा है कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, Cl का है बेटे -1। अब देखो, -2 है, -1 है, माइनस के कितने हुए? 3। -3 को कैंसिल करने के लिए इसे +3 होना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे थर्ड। इस तरह मौखिक रूप से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए केंद्रीय धातु परमाणु की। वैसे आप लिख कर तो निकाल ही सकते हो कि इसकी x मान ली 5 है 0 वाले, 1 है -2 वाला, 1 है -1 वाला। इस तरह x निकल जाएगा आपका कि x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अब आ जाओ इस पे नंबर 5 पे। नंबर 5 थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि यहाँ भी धातु आ गई, यहाँ भी धातु आ गई। तो बेटे थायोसाइनेटो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। 4 है माइनस के, तो इसमें से +3 तो इसे यूज करने पड़ेंगे और +1 इसे यूज करना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन हमारे कोर्स में आना नहीं चाहिए था, पर यदि आ गया तो लिख देंगे इसका नाम भी। ये मरकरी है, हम लिखेंगे यहाँ MERCURY, मरकरी ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ इस पे। टेट्रा क्या है? टेट्रा माने 4, थायोसाइनेटो क्या है बेटे? टेट्रा थायोसाइनेटो है। मैं लिखूंगा टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? थर्ड। कोबाल्ट तो +3 दिखा सकता है, Hg नहीं दिखाता बेटे, इसलिए लिखा है। तो मरकरी फर्स्ट, टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्ट थर्ड, ये इसका नाम है। तो इस तरीके से बेटे एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं आपके पास इस तरह के। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप अगले क्वेश्चन कराऊंगा फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे, ये है उदाहरण नंबर 4। वे चतुष्फलकीय संकुल जिनमें 2 भिन्न प्रकार के एक दंतुड़ लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हों, ज्यामितीय समावयवता क्यों नहीं दर्शाते हैं? हमें बताना है कि जो चतुष्फलकीय आकृति वाला या चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला संकुल होता है, उसमें ज्यामितीय समावयवता क्यों नहीं देखने को मिलती है। सीधा सादी बात यह है। ठीक है बेटे, अब देखो सुनो, मैं बताता हूं कारण। आपको पता है चतुष्फलकीय की आकृति ऐसी होती है कि केंद्रीय धातु परमाणु, एक बॉन्ड इधर है, एक इधर है, एक नीचे है और एक ऊपर है। तो यदि आप चतुष्फलकीय आकृति को देखते हो ना, तो चतुष्फलकीय आकृति में बेटे ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये सारे कोण 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। मतलब इसके साथ इसका कोण भी 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी चतुष्फलकीय संरचना को देखते हो, तो बेटे चतुष्फलकीय संरचना में आपको एक बात देखने को मिलेगी
कि उसमें बेटे सारे बॉन्ड, सारे का मतलब कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड तो होते ही हैं, चारों के चारों बॉन्ड बेटे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है चारों बॉन्ड में। इसका मतलब जो चारों लिगेंड्स होंगे वे चारों के चारों लिगेंड्स बिल्कुल एक ही व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे, एक ही व्यवस्था में। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको हालांकि मैंने पहले भी कई बार समझा रखी है ये बात, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि चतुष्फलकीय संरचना कैसी होती है। ऐसी होती है बेटे चतुष्फलकीय संरचना, ध्यान से देखो, ऐसी संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। इस संरचना की खासियत ये है कि आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड मेरी तरफ जा रहा, ये वाला बॉन्ड भी मेरी तरफ जा रहा, ये बॉन्ड तो आपकी तरफ है और ये बॉन्ड ऊपर है। यदि इस कोण को देखोगे ना, 109 डिग्री 28 मिनट, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, मतलब सारे कोण, कोई से एक बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड से यदि कोण आप नापोगे तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। यदि मैंने इसे यूं कर दिया ना तो ये सीधा रहेगा और ये तीनों बॉन्ड रहेंगे नीचे की तरफ, ये रहेगा बिल्कुल सीधा इस तरह। ठीक है बेटे, मतलब आप हर तरीके से आप इसे देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि चतुष्फलकीय संरचना में जो 4 बॉन्ड आपको नजर आते हैं वे चारों बॉन्ड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बिल्कुल एक जैसी स्थिति पर ही होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 2 ग्रुप एक तरफ हैं और 2 ग्रुप एक तरफ हैं, हम दो दो में उन्हें बांट ही नहीं सकते 4 बॉन्ड को। और आपको पता है ज्यामितीय समावयवता तो वहां होती है जहां सेम ग्रुप सेम साइड हो तो सिस फॉर्म, जिसे आप कहते हो समकक्ष रूप, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो कहते हैं हम ट्रांसफॉर्म या विपक्ष रूप। पर यहाँ तो कोई साइड हो ही नहीं सकती दो की, जब चारों के चारों बॉन्ड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बिल्कुल इक्वलिटी दिखा रहे। तो इसलिए यहाँ हम जब भी आपके पास चतुष्फलकीय संरचना या चतुष्फलकीय संकुल यौगिक आपको मिलेगा तो उसमें 4 लिगेंड होंगे और चारों लिगेंड को आप कभी भी इस तरह नहीं बांट सकते हो कि 2 लिगेंड एक जैसे एक तरफ हैं, एक जैसे एक तरफ हैं। वहां 2 साइड में आप बांट ही नहीं सकते उस चीज को। तो इन्होंने कहा है कि वे चतुष्फलकीय संकुल जिनमें 2 भिन्न प्रकार के एक दंतुड़ लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हो, यानी कि 4 लिगेंड जुड़ेंगे, 4 में से 2 एक तरह के और 2 एक तरह के, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ज्यामितीय समावयवता क्यों नहीं दर्शाते, अब उत्तर देखो क्या लिखा है। चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते क्योंकि इनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक दंतुड़ लिगेंडों की सापेक्ष स्थितियां आपस में एक जैसी होती हैं। तो इनकी जो सापेक्ष स्थितियां हैं बेटे चारों की एक जैसी होती है, चारों लिगेंड्स की या चारों बॉन्ड्स की। हम उन्हें 2 के हिस्सों में बांट ही नहीं सकते हैं, तो कहीं से हम ज्यामितीय समावयवता कहां से दिखा देंगे। अब आ जाओ आप उदाहरण नंबर 5 में, FeNH3 का होल ट्वाइस CN4 माइनस के ज्यामितीय समावयवों की रचना बताओ। बेटे आपको पता है 2 तो NH3 हैं, 4 हैं साइनो या साइनाइडो। तो आप संरचना ऐसी बनाओ कि एक में तो आपके दोनों NH3 एक साथ हो और एक में दोनों H3 हो अपोजिट साइड में। देखो इस संरचना को देखो, Fe केंद्रीय धातु परमाणु Fe कितने एमीन हैं, 2, ये दोनों इकट्ठे बना दिए, चारों साइनाइड ये बना दिए इकट्ठे, 1 2 3 4, और आवेश दिखा दिया। इसका मतलब है इसे पूरे को बॉक्स में बंद कर दिया और आवेश कितना है इस पे -1 है, ये दिखा दिया। तो यहाँ तो सेम ग्रुप सेम साइड है ना, सेम साइड। 2 को देखो, सिर्फ 4 को ना देखो, सिर्फ 2 को देखो, दोनों NH3 सेम साइड है, तो हमने कहा समकक्ष रूप या सिस फॉर्म समावयवी भी कह सकते हो, समकक्ष रूप समावयवी या सिस फॉर्म आइसोमर। इसे देखो, ये दोनों NH3 अपोजिट साइड में नहीं आ गए, ये तो सेम साइड में थे, ये अपोजिट साइड में आ गए। और जब अपोजिट आ गए तो हम कहेंगे ये क्या है, विपक्ष रूप समावयवी है या ट्रांसफॉर्म आइसोमर है। और इसके ऊपर भी हमने 1 इकाई ऋणावेश दिखाया है, तो आप इसे विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म कह सकते हो। 2 समावयवी रचनाएं बनी हैं, एक तो सिस फॉर्म, एक ट्रांसफॉर्म। यहाँ 2 ग्रुप, दोनों ग्रुप सेम साइड है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है। और आपको बता दूं ये चारों बॉन्ड एक जैसे नहीं होते हैं, चारों क्या 6 के 6 बॉन्ड एक जैसे नहीं होते हैं। ये चारों बॉन्ड तो होते हैं प्लेन में, और ये वाला बॉन्ड हमारी तरफ बाहर को निकल रहा है और ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ जा रहा है बोर्ड में। ये चीज समझा रखी मैंने बेटे आपको। इस संरचना को अष्टफलकीय संरचना कहते हैं, या कुछ बच्चे इसे कहते हैं वर्गाकार द्विपिरामिड। ठीक है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब उदाहरण नंबर 6 पे आ जाओ आप। उदाहरण 6 में
इन्होंने कहा निम्न दो उप सह संयोजक सत्ता में से कौन सा काइरल होगा या ध्रुवण घूर्णक है। इन्होंने कहा समपक्ष है CrCl2 ऑक्सीलेट ट्वाइस -3, यानी कि क्रोमियम के पास दो तो क्लोराइडो हैं, दो ऑक्सीलेटो हैं, यह है समपक्ष रूप। जब समपक्ष है तो क्रोमियम के पास दोनों ऑक्सीलेट सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। समपक्ष का मतलब यही तो होता है, सिस कह दो या समपक्ष कह दो, ये तो ऐसा बनेगा। एक कहा इन्होंने विपक्ष है वही चीज, पर विपक्ष कहा है, विपक्ष कहा है तो हमने क्रोमियम बना दिया केंद्रीय धातु परमाणु, सेम ग्रुप अपोजिट साइड कर दिए, देखो है ना अपोजिट साइड, आवेश दिखा दिया -3। ये एक बड़ा सा बॉक्स का छोटा सा हिस्सा है, कभी सोचो ये 7 लिखा हुआ, 7 नहीं है, ये 7 नहीं है, ये तो एक बताया कि इस पूरे के ऊपर आवेश कितना है, 3 इकाई ऋणावेश। तो हमने इन्होंने कहा था समपक्ष, हमने ऑक्सीलेट C2O4 को ऐसे भी लिख सकते हो आप, ध्यान रखियो ऑक्सीलेटो है, C2O4 लिख दो या OX लिख दो, एक ही बात है। तो सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। अब इन दोनों फॉर्म सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म पे ध्यान से देखो आप, यूं बताओ इनमें से किसका बैलेंस बिगड़ रहा है। बेटे इसका तो बैलेंस बढ़िया बना हुआ, इधर 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 बैलेंस बढ़िया बना हुआ, तो इसका मतलब ये तो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमा ही नहीं सकता है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। और इसका बैलेंस देखो कितना ज्यादा बिगड़ रहा, दोनों ऑक्सीलेट एक तरफ, दोनों क्लोराइडो एक तरफ, तो इसका बैलेंस, इसका संतुलन सही नहीं है। और जिसका संतुलन सही नहीं होता है वो ही समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमाता है, वो ही ध्रुवण घूर्णक होता है और वो ही काइरल होता है। तो उत्तर हमारा बैठेगा सिस फॉर्म यानी समपक्ष रूपी। यहाँ लिखा मैंने देखो, समपक्ष रूप या सिस फॉर्म काइरल या ध्रुवण घूर्णक है, काइरल है और ध्रुवण घूर्णक है। कौन सा है, ये वाला सिस फॉर्म या समपक्ष रूप, सेम ग्रुप सेम साइड है, जिसमें उसमें बैलेंस सही नहीं है, संतुलन बिगड़ा हुआ है। जल्दी से अच्छा स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे उदाहरण नंबर 7, ध्यान से समझेंगे इस उदाहरण को। इन्होंने कहा MnBr4-2 के केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 बोर मैग्नेटॉन है, संकुल आयन की ज्यामिति बतलाइए। तो बेटे इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा आपको जो है क्लास 12 का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 5 का अभ्यास का 38वां क्वेश्चन देखना पड़ेगा उस वीडियो में। यदि उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को देखोगे, वैसे तो सारे बच्चों ने देख ही लिया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सब एक निश्चित क्रम में ही पढ़ाई कर रहे हैं, पर फिर भी उस क्वेश्चन को देख के यदि आप इस क्वेश्चन को देख लोगे तो आपका बहुत अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा इस क्वेश्चन में। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, देखो ध्यान से। इन्होंने कहा है कि आकृति बतानी है इसकी कैसी होती है। तो आप सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि Mn के ऊपर कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, 4। जब Mn के ऊपर 4 एक दंतुर या एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं तो इसका समन्वय संख्या 4 होगा। हमने उत्तर में लिखा है चूंकि Mn की समन्वय संख्या कितनी है, 4। क्यों है, क्योंकि 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो 4 समन्वय संख्या का मतलब वहां बनेंगे 4 बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 4 उप सह संयोजक बंध बनेंगे और चारों में सिग्मा बॉन्ड होंगे। और जब चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 कक्षक उसमें भाग लेंगे, तो 4 कक्षक में इसलिए संकरण निम्न प्रकार का हो सकता है। 4 यदि बॉन्ड है तो संकरण या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। मैंने आपको बताया है जितनी उसकी समन्वय संख्या होती है केंद्रीय धातु परमाणु की, उतने ही उसके पास खाली कक्षक होते हैं। और जितने खाली कक्षक होते हैं, यदि उन कक्षकों में एक s का हुआ, 3 p के हुए तो संकरण sp3 होगा। और यदि एक n-1 d का हुआ, एक s का और 2 p के, तो dsp2 संकरण हो सकता है। तो समन्वय संख्या 4 होने के कारण संकरण ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ही चांसेस हैं। यदि संकरण हुआ sp3 तो आकृति होगी उसकी चतुष्फल की है, किसकी, MnBr4-2 की। और यदि संकरण हुआ dsp2 तो आकृति होगी वर्ग समतलीय। अब यहाँ तो एक कंफ्यूजन हो गया बेटे कि उसमें संकरण sp3 होगा या dsp2 होगा, तो उसकी हेल्प के लिए इन्होंने दिया है म्यू का मान 5.9 बोर मैग्नेटॉन। तो इन्होंने दिया है म्यू का मान 5.9 बोर मैग्नेटॉन, और इस मान से हमें पता चलता है कि वहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है।
इस केंद्रीय धातु परमाणु पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5। अब यही चीज बच्चों के समझ में नहीं आती है कि यदि म्यू का मान 5.9 बोर मैग्नेटॉन होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 कहां से आई सर? इस बात का उन बच्चों को तो पता है जो निश्चित क्रम में सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, और जो निश्चित क्रम और सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उन्हें यूं नहीं पता कि म्यू का मान इतना दे रखा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n 5 कैसे आई। वे इस वीडियो के यूनिट 8 का वीडियो नंबर 5 का अभ्यास का 38वां क्वेश्चन देख के फिर इस बात को समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों लिखा है मैंने यहाँ। ठीक है बेटे, तो अब आपको पता चल गया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि मैं कहूं कि ये तो d है, ठीक है, n-1 d है, n-1 d, और ये है ns और ये है np, तो मुझे एक बात बताओ बेटे, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3, ठीक है, बाहरी कक्षा का s और p, सेकंड लास्ट कक्षा का d। यदि n बराबर 5 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, तो ऐसे ही तो होंगे 1 2 3 4 5 हुंड के नियम से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 तो ऐसे ही हो सकती है। और 4 बॉन्ड बनने हैं यहाँ, mn के साथ कितने बॉन्ड बनने हैं? 4, क्योंकि समन्वय संख्या 4 है। तो 4 बॉन्ड बेटे फिर वे यहीं तो बनेंगे इस जगह, बताओ यहीं नहीं बनने के? एक जोड़ा यहाँ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितने लिगेंड हैं? 4। कौन है? Br। तो एक ब्रोमीन अपना जोड़ा यहाँ देगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो संकरण क्या होगा? S और P के कितने हैं? 3। तो हमने यहाँ लिखा है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, इससे पता चला हमें म्यू से, चुंबकीय आघूर्ण से। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, तो D में 5 है, तो बचा कौन? S और P तो बचे। 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसलिए आकृति कैसी होगी? चतुष्फल की है, क्योंकि संकरण कौन सा है? sp3 लिख दिया यहाँ, sp3 संकरण के कारण। यदि यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटे हमारे पास 4 आती ना, 4, तो हम इसे ऐसे लिखते 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और यदि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते तो ये वाला D इस्तेमाल होता 4 बॉन्ड बनाने में, 1 2 3 4, तो संकरण होता dsp2। फिर dsp2 संकरण यदि हमें मिलता तो हम कहते कि संरचना वर्ग समतलीय है, पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है 5, और यदि 5 आ रही तो इसका मतलब जो लिगेंड्स हैं वे अपने इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों को यहाँ भरेंगे इस जगह, 1 S में और 3 P में, तो संकरण बेटे sp3 संकरण ही तो बैठेगा, और sp3 संकरण है तो आकृति कैसी होगी? इसलिए आकृति चतुष्फल की होगी। ये हमारा आंसर आया। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे? ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि हमने क्या करा है। एनसीईआरटी की किताब के सारे उदाहरण अपने यूनिट 9 के करेंगे। कल मैं आपको कराऊंगा पाठ्य निहित प्रश्न, इसी चैप्टर के सारे करा दूंगा कल में, और फिर हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।